पांचवी अनुसूची क्या है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब इस देश में रहने वाले हर एक आदिवासी को पता होना चाहिए। ना सिर्फ पता होना चाहिए बल्कि अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ विद्वान पांचवी अनुसूची को संविधान के अंदर आदिवासियों के अलग संविधान की संज्ञा भी देते हैं। आज के वीडियो में हम आपको पांचवी अनुसूची से जुड़ी हर एक बात बहुत बारीकी से बताएंगे, ताकि आपको अपने हर एक सवाल का जवाब मिल पाए। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, उसके पहले आपसे एक बार निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि आप हमारे चैनल के अगर नए दर्शक हैं, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए, ताकि आपको इसी तरह आगे और भी वीडियो की जानकारी आपको मिलते रहे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पांचवी अनुसूची, आखिर पांचवी अनुसूची को पांचवी अनुसूची क्यों कहा जाता है, और उससे भी पहले भला ये अनुसूची होती क्या है? दरअसल संविधान में कुछ विषयों को विस्तार से समझाने के लिए अलग से अनुसूची बनाई गई है। एक तरीके से उसमें अतिरिक्त पूरक जानकारी दी गई है। उस विषय से जुड़ी एक पूरी तालिका बनी है, एक पूरी लिस्ट बनी है, जिसमें विस्तार से नियम और प्रावधान बताए गए हैं। उसे अनुसूची कहते हैं। हमारे देश के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसमें 5वें नंबर की अनुसूची वो है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों और वहां के रहने वाले जो जनजाति लोग हैं उनके बारे में प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में पूरे नियम प्रावधान बताए गए हैं। ये सभी संविधान की 5वीं अनुसूची में बताए गए हैं। इसलिए आप ये शब्द बार बार सुनते होंगे कि 5वीं अनुसूची वाले इलाके, 5वीं अनुसूची के नियम लागू होते हैं। तो 12 में से 5वें नंबर की अनुसूची है, जहां पर जो प्रशासन है वो किसका होता है, कंट्रोल कौन करता है, किस तरीके से क्यों बनाई गई, इन सब बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले ये जानते हैं संविधान में ये प्रावधान इसीलिए किया गया ताकि आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा की जा सके। संविधान निर्माताओं ने सोचा कि आदिवासियों की संस्कृति, परंपरा, उनकी जमीन की रक्षा हो सके, उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया जा सके, ताकि आदिवासियों के साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, उनके साथ किसी भी तरीके से गलत बर्ताव ना हो, उनके साथ भेदभाव ना हो, अन्याय ना हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान में अलग से 5वीं अनुसूची का प्रावधान किया है। तो कुल मिलाकर आसान शब्दों में 5वीं अनुसूची नियमों की एक ऐसी अनुसूची है जो आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग से प्रावधान करती है, ताकि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा हो सके। संविधान के 10वें भाग में अनुच्छेद 244(1) में यह प्रावधान है कि किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए 5वीं अनुसूची के प्रावधान लागू होंगे। संविधान का जो 10वां भाग है उसमें साफ साफ लिखा है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी वो इलाके जहां पर आदिवासी रहते हैं, वहां पर सारे नियम 5वीं अनुसूची के लागू होंगे। क्या है उसके प्रावधान, हम उसमें आने ही वाले हैं। उससे पहले आपको अनुसूचित क्षेत्र बता देते हैं वो क्या होता है। देश के अलग अलग राज्यों के वो जिले या जिलों की तहसीलें जहां पर आदिवासियों की आबादी ज्यादा है, उन्हें अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है। 5वीं अनुसूची में राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो देश के किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी तहसील को या पूरे जिले की सभी तहसील को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकती है। अब बात करते हैं 5वीं अनुसूची के नियमों की, उन प्रावधानों की जो आदिवासियों के अधिकारों को, उनकी संस्कृति परंपराओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 5वीं अनुसूची में ये प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्र यानी वो इलाका जहां आदिवासी आबादी ज्यादा रहती है, वहां का प्रशासन सीधे राष्ट्रपति के अधीन होता है, देश के राष्ट्रपति के अधीन। और क्योंकि अलग अलग राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए एक तरीके से वहां का प्रशासन और नियंत्रण पूरी तरीके से राज्यपाल का होता है और राष्ट्रपति के लिए वो पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए हर एक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद होती है, यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, टीएसी इसे शॉर्ट में कहते हैं, हम आगे इसे टीएसी ही कहेंगे। तो 5वीं अनुसूची के तहत हर राज्य में एक, जहां पर 5वीं अनुसूची वाले जिले या इलाके आते हैं, वहां पर एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल होती है, जनजातीय सलाहकार परिषद। इसमें अधिकतम 20 सदस्य होते हैं और वो सदस्य होते हैं उस राज्य के चुनाव जीते हुए आदिवासी विधायक। ये संविधान में प्रावधान किया गया है कि टीएसी के 20 सदस्यों में से 15 सदस्य यानी 3/4 सदस्य, कम से कम 15 सदस्य आदिवासी विधायक होना जरूरी है। कोई दूसरे विधायक नहीं हो सकते, उसमें आदिवासी विधायक ही होंगे। और अगर किसी जिले में ऐसी स्थिति है कि वहां पर 3/4 15 आदिवासी विधायक नहीं है, तो फिर वहां पर यह प्रावधान है कि वहां पर उस जनजाति के, उस आदिवासी आबादी के जो आम लोग हैं उनको इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। टीएसी की सदस्यों की संख्या राज्यपाल तय करते हैं, जो अधिकतम 20 होती है। राज्यपाल चाहे तो उससे कम भी रख सकते हैं, लेकिन उसका 3/4 सदस्य आदिवासी विधायक होना जरूरी है। सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, उनमें अध्यक्ष कौन होगा टीएसी का, यह भी राज्यपाल तय करते हैं। अब ये टीएसी करती क्या है?
जो जनजातीय सलाहकार परिषद है, ये राज्यपाल को आदिवासियों के कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी तरक्की के लिए सलाह देती है। वो राज्यपाल को सलाह देती है टीएसी की, आदिवासियों के अधिकारों की, संस्कृति की, परंपरा की रक्षा की जा सके। अगर कहीं कोई उसमें अड़चन आ रही है तो किस तरीके के बदलाव किए जाएं ताकि आदिवासियों की संस्कृति बची रहे, इसके लिए टीएसी राज्यपाल को सलाह देती है। अनुसूचित क्षेत्र में प्रशासन, क्योंकि हमने आपको बताया राज्यपाल का होता है, जो राष्ट्रपति के अधीन होते हैं उनका प्रशासन होता है, तो राज्यपाल के पास क्या पावर है, ये सबसे जरूरी बात है। यही वो नियम है जो अनुसूचित क्षेत्रों को, आदिवासी इलाकों को अलग बनाते हैं, क्योंकि इसके लिए संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है। राज्यपाल के पास क्या पावर होते हैं, सबसे पहले हम ये बात करते हैं। राज्यपाल के पास ये अधिकार है कि वो ये तय कर सकते हैं कि संसद के द्वारा पास कोई कानून या राज्य की विधानसभा के द्वारा पास किया हुआ कानून अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होगा या नहीं होगा। संसद ने किसी कानून को पास कर दिया, राज्य में विधानसभा ने किसी कानून को पास कर दिया, वो पूरे राज्य में तो लागू हो जाएगा, लेकिन ये राज्यपाल तय करेंगे कि वो अनुसूचित क्षेत्रों में वो कानून लागू होगा या नहीं होगा। अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी कानून से आदिवासियों के अधिकारों को खतरा है, उनकी संस्कृति को खतरा है, तो उनके पास ये पावर है कि वो ये निर्णय कर सकें कि अनुसूचित क्षेत्रों में वो कानून लागू ही ना हो। इसके अलावा राज्यपाल चाहें तो उस कानून में कुछ बदलाव करके, कुछ अपवादों के साथ संशोधन करके भी ये फैसला कर सकते हैं कि वो कानून आदिवासी इलाकों में लागू होगा। दूसरा जो राज्यपाल को पावर है, आदिवासी इलाकों में वो जमीन के हस्तांतरण पर रोक लगा सकते हैं, ताकि आदिवासियों की जमीन पर गैर आदिवासी कब्जा ना करें, उनको बहलाकर, फुसलाकर, डराकर उनकी जमीन खरीदने की कोशिश ना करें, हड़पने की कोशिश ना करें। इसीलिए राज्यपाल के पास ये पावर है कि वो ऐसे लैंड ट्रांसफर को, जमीन हस्तांतरण पर रोक लगा सकते हैं। राज्यपाल आदिवासी इलाकों में शांति और अच्छे शासन के लिए अलग से नियम बना सकते हैं, ताकि आदिवासी लोग खुशहाली के साथ, शांति के साथ तरक्की करें, रह सकें, सामाजिक सौहार्द बना रहे। इसके अलावा राज्यपाल के पास आदिवासियों को जमीन के आवंटन का नियम बनाने का भी अधिकार है। अगर राज्यपाल को लगता है कि किसी राज्य में भूमिहीन आदिवासी और उनको जमीन का आवंटन किया जाना चाहिए, तो किस तरीके से क्या होगा, इसके नियम भी बना सकते हैं राज्यपाल। एक और जो खास अधिकार राज्यपाल के पास है, वो ये कि किसी राज्य में आदिवासियों को जो पैसे उधार देने वाले साहूकार होते हैं, उनके कारोबार पर नियंत्रण का भी अधिकार है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है वो आदिवासियों का शोषण करते हैं, उनके साथ गलत बर्ताव करते हैं, मनमानी करते हैं। तो राज्यपाल के पास संविधान में ये भी पावर दिया गया है कि किसी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों में साहूकारी चलेगी, नहीं चलेगी, किन नियमों के तहत चलेगी, क्या ब्याज दर होगी, ये तमाम चीजों को रेगुलेट, इनका नियमन भी राज्यपाल कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए ये जो तमाम राज्यपाल के पावर हैं, इनको वो अप्लाई करने के लिए, इनको अमल में लाने के लिए वो किसी भी मौजूदा कानून में संशोधन भी कर सकते हैं। ये भी राज्यपाल को पूरी पावर दी गई है। लेकिन इसके साथ एक सबसे जरूरी बात जो इसमें लिखी है, ताकि सबकी भागीदारी हो, ऐसा कोई भी फैसला लेने से पहले, अपनी शक्तियों के इस्तेमाल से पहले, राज्यपाल को जनजातीय सलाहकार परिषद यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल से सलाह मशवरा लेना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी। उसके बाद ही वो इस तरह का कोई फैसला लेंगे, और जब वो सलाह और मशवरा कर लेंगे, उसके बाद वो जो नियम बनाकर राष्ट्रपति को भेजेंगे, और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही वो नियम, वो फैसला जो राज्यपाल का है उस राज्य में लागू होगा। इसके अलावा राज्यपाल को सालाना जो आदिवासी इलाके हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां पे प्रशासन की एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजना होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति चाहे साल में जितनी बार, जब उनको जरूरी लगे किसी राज्य में उनको किसी विषय पर राज्यपाल से रिपोर्ट मंगवानी है, कहीं पर आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, उस पर उनको रिपोर्ट मंगवानी है, तो राष्ट्रपति साल में जितनी बार चाहें रिपोर्ट राज्यपाल से तलब कर सकती हैं। अनुसूचित क्षेत्र वाले, मतलब जहां पर ये 5वीं अनुसूची लागू होती है, ऐसे इस देश में 10 राज्य हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। इन राज्यों के 100 से ज्यादा जिलों में 5वीं अनुसूची लागू होती है। कुछ जिलों में पूरी तरीके से, यानी उस जिले की हर एक तहसील में 5वीं अनुसूची के नियम लागू होते हैं, और कहीं पर आंशिक तौर पर, यानी किसी जिले में अगर 2-3 तहसीलों में आदिवासियों की ज्यादा आबादी है, उनको अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो वहां पर ये 5वीं अनुसूची लागू होती है। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो अनुसूचित क्षेत्रों का ऐलान कर सकते हैं। किसी राज्य में, किसी जिले में वो तहसीलों को बढ़ा सकते हैं, मतलब जो शेड्यूल्ड एरिया है, जो अंग्रेजी में कहते हैं अनुसूचित क्षेत्र, उनको घटा बढ़ा सकते हैं राष्ट्रपति। उनको लगता है कि किसी इलाके में, राज्य में आदिवासियों की आबादी बढ़ गई है, तो वो वहां पर एक नए तहसील का भी ऐलान कर सकते हैं, उसको भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकार है। अभी तक देश में 10 राज्यों में है, आगे ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति किसी और राज्य को भी इसमें शामिल करें, क्योंकि लगातार इस तरह की मांग उठ रही है। हम देखते हैं उत्तराखंड में मांग उठती रहती है कि वहां पर जो जनजातीय इलाके हैं, वहां पर भी 5वीं अनुसूची लागू हो। हालांकि भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल कुल मिलाकर 5वीं अनुसूची के 2 पहलू हैं।
एक पहलू तो ये है कि संविधान निर्माताओं ने इसके नियम प्रावधान इसलिए बनाए, संविधान में इनको इसलिए शामिल किया ताकि इस देश के रहने वाले जो मूल निवासी हैं, जो आदिवासी हैं, जो सैकड़ों हजारों सालों से रह रहे हैं, उनकी संस्कृति, उनकी परंपरा की रक्षा की जा सके, उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। और इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि जमीन पर इस तरह के फैसले बहुत कम लिए गए हैं। मतलब राज्यपाल या राष्ट्रपति की ओर से ऐसे किसी कानून में संशोधन किया गया हो जिससे आदिवासियों की संस्कृति पर असर पड़ रहा हो या उनके लिए कुछ ऐसे अलग से नियम बनाए गए हों, इस तरह की कोई मिसाल आपको ढूंढने पे बिरले ही मिलेगी। ऐसे एक दो उदाहरण जरूर मिलते हैं। जब 1960 के दशक में आंध्र प्रदेश में तत्कालीन तब राज्यपाल ने नियम बनाया था कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को हस्तांतरित नहीं की जा सकती। इसके अलावा एक आध उदाहरण उड़ीसा में मिलता है जहां पर साहूकारी पर प्रतिबंध के लिए वहां राज्यपाल ने 5वीं अनुसूचियों के नियमों का इस्तेमाल किया था। तो ऐसे बिरले ही उदाहरण है जब जमीन पर इसका इस्तेमाल होता हो। संविधान निर्माताओं की सोच तो बहुत अच्छी थी, उनकी बहुत अच्छी ये सोच थी कि तमाम जो आदिवासी हैं उनके अधिकार जो है सुरक्षित रहें, उनके हितों पर किसी भी तरीके का बुरा असर ना हो, इसलिए उन्होंने ये नियम बनाए। लेकिन जमीन पर इसका इस्तेमाल कम होता है। इसके लिए जरूरी ये है कि आपको जागरूक होना होगा, आपको अपने अधिकार पता होना चाहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद गूगल में सर्च करना है कि आपके राज्य की ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जो है, जनजातीय सलाहकार परिषद, उसके सदस्य कौन कौन से विधायक हैं। अगर आपके ऐसे कोई मुद्दे हैं जिस पर आपके साथ अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है, आपके जल जंगल जमीन पर किसी तरीके का खतरा है, आपकी संस्कृति परंपरा पर खतरा है, तो आपको उन विधायकों से कहना होगा कि वो टीएसी की बैठक में इस मुद्दे को उठाएं। इसके अलावा आप राज्यपाल को सीधे खत लिख सकते हैं, ईमेल आईडी आप ढूंढकर उनको मेल भी कर सकते हैं ताकि उनके संज्ञान में भी ये मामला आए, ताकि वो फैसला लें आपके हित में, आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए, आपके जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, आपकी संस्कृति परंपराओं को बनाए रखने के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका जागरूक होना। अगर आप जागरूक होंगे तो संविधान निर्माताओं की जो सोच थी वो जमीन पर अमल होती हुई भी बहुत ज्यादा दिखाई देगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे अपने लोगों को जरूर शेयर कीजिएगा, या आप लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा एक बार फिर आपसे आखिर में गुजारिश कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया, नमस्कार।